क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, पर वो दुनिया की नजरों से बचकर रहता है। क्या आपको पता है कि पहला स्मार्टफोन किस कंपनी ने और कैसे बनाया था। आप जो फोन यूज कर रहे हैं दरअसल वो एक कैलकुलेटर से बना है। यकीन नहीं होता ना। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो चलिए दुनिया के पहले स्मार्टफोन की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। माइक और डग बहुत तेज दिमाग के लड़के हैं, पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, तो उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। फिर उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रिसर्च इन मोशन रखा। ये कंपनी फोन और इंटरनेट वाली चीजें बनाने का काम करती थी, लेकिन नई कंपनी होने की वजह से वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनके पास एक मॉडेम नाम की डिवाइस थी जिसके इन्वेंशन पर उन्हें बहुत गर्व था, लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी इसे खरीदने या इसके डेवलपमेंट में पैसा लगाने को तैयार नहीं थी। साल 1996 में माइक और डग एक एसएस नाम की कंपनी में जाते हैं जहां वो अपना नया इन्वेंशन पॉकेट लिंक दिखाते हैं। ये एक ऐसा सेल फोन था जो इंटरनेट से जुड़ सकता था। इससे ईमेल भेजा और रिसीव किया जा सकता था। उस समय मोटोरोला और एरिक्सन जैसे सेलफोन मार्केट में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन इंटरनेट से जुड़ने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ पॉकेट लिंक में ही थी। उस समय इंटरनेट को एक्सेस कर पाना आज के दौर जितना आसान नहीं था। बदकिस्मती से एसएस कंपनी के एक बड़े ऑफिसर जिम ने उनके इन्वेंशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दुखी होकर माइक और डग वापस अपने ऑफिस लौटते हैं। उनका ऑफिस ब्रिलियंट माइंड एम्प्लॉइज से भरा हुआ होता है जो काम करने की बजाय गेम खेलना और फिल्में देखना पसंद करते हैं। वो लोग अपने काम के लिए सीरियस नहीं हैं, इसलिए उनकी कंपनी की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ जिम एसएस कंपनी का मार्केटिंग हेड है। वो कंपनी मालिक और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसी दौरान जिम को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो उन्हें टैक्स में चोरी करने और इससे प्रॉफिट बनाने की बात कहता है। वहीं दूसरी तरफ माइक परेशान होकर अपने ऑफिस में पॉकेट लिंक का नाम बदलने की सोच रहा होता है, पर उनके एम्प्लॉयज अभी भी गेम्स में ही बिजी होते हैं। तभी जिम अचानक माइक और डग की कंपनी में पहुंच जाता है। उसने माइक और डग से कहा कि वो उनकी कंपनी को बड़ा बनाने में मदद करेगा। उसने ये भी कहा कि अगर वो उसे कंपनी का सीईओ बना देते हैं तो वो अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ देगा। माइक और डग ये सुनकर हैरान हो गए, पर उन्होंने जिम की बात मानने से इनकार कर दिया। जिम ने उन्हें दिखाया कि उनकी कंपनी ने यूएस रोबोटिक्स नाम की कंपनी को मॉडेम बेचने का एग्रीमेंट किया है जिसकी कीमत $1.6 मिलियन थी। लेकिन जिम बिजनेस की दुनिया का महारथी था। वो जानता था कि यूएस रोबोटिक्स ने अभी तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है। उसने समझाया कि समझौता होना और असली में पैसे मिलना दो अलग अलग बातें होती हैं। असली समझौते के लिए यूएस रोबोटिक्स को उन्हें कुछ पैसा एडवांस में देना चाहिए था। फिर भी माइक और डग जिम की बात को नहीं माने। तब जिम ने कहा कि अगर वो उन्हें कंपनी की 50% हिस्सेदारी देंगे तो वो खुद $20,000 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, पर डग जिद्दी था और शेयर नहीं देना चाहता था। इस बात से माइक थोड़ा कंफ्यूज था और उनकी ये बातचीत बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। बाद में माइक ने यूएस रोबोटिक्स को कांटेक्ट किया। वो चाहता है कि कंपनी उन्हें एडवांस दे। इन लोगों ने एडवांस मिलने से पहले ही सारा कंसाइनमेंट बनाकर कंपनी को भेज दिया था। यहाँ पता चला कि यूएस रोबोटिक्स ने 2-3 महीने पहले ही फैक्स के जरिए माइक और डग को बता दिया था कि वो एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, पर माइक और डग की कंपनी में फैक्स मशीन नहीं थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाया। उन्होंने बैंक से $1 मिलियन का लोन लेकर सैकड़ों मॉडेम बना दिए थे। माइक और डग अपनी इस कंडीशन से घबरा गए थे। उन्हें नहीं पता कि नुकसान की भरपाई कैसे करें और इतने सारे मॉडेम्स का आखिर क्या किया जाए। उन्होंने आखिरकार जिम को कांटेक्ट किया और 33% शेयर के बदले $1,25,000 देने की बात की। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी। जिम अपने हालातों से बहुत परेशान था, तो वो उनकी बात मान गया। जिम एक दिन माइक और डग के ऑफिस गया। ऑफिस की हालत देखकर जिम का दिमाग खराब हो गया। वो बहुत गुस्से वाला आदमी है। वहाँ जाकर उसने पूछा कि उन्होंने मॉडेम बनाने में कितना पैसा खर्च किया है। माइक ने बताया कि उन्होंने $1.6 मिलियन का कर्ज लिया है, लेकिन अब यूएस रोबोटिक्स उनके मॉडेम को खरीदना नहीं चाहती और उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। जिम ने फौरन यूएस रोबोटिक्स को फोन किया और कहा कि वो उन मॉडेम को बहुत कम कीमत में दूसरी कंपनियों को बेच देगा। इससे यूएस रोबोटिक्स को घाटा हो सकता है। ये सुनकर कंपनी मॉडेम के पैसे देने के लिए मान गई, लेकिन एक शर्त रखी कि माइक को अपनी एक नई चीज जिसे पॉकेट लिंक कहते हैं उसे बनाने का लाइसेंस यूएस रोबोटिक्स को देना होगा। जिम को पॉकेट लिंक के बारे में ठीक से याद नहीं था, इसलिए उसने माइक से इसके बारे में पूछा। माइक ने उसे समझाया कि ये वही डिवाइस है जिसके लिए वो लोग उसके पास आए थे। इसके बाद जिम ने माइक और उसकी टीम को कहा कि उसे आज के आज ही पॉकेट लिंक का एक नया प्रोटोटाइप बनाकर दें। वो माइक को न्यूयॉर्क लेकर जाना चाहता है ताकि उन्हें और भी ज्यादा पैसे देने वाले इन्वेस्टर्स मिल सके। इसके बाद उनकी टीम ने मिलकर प्रोटोटाइप को स्क्रैच से बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की जिसमें स्क्रीन हो और बटन हो
ठीक वैसे ही जैसे कैलकुलेटर, गेम और फोन में होता है। उन्हें पूरी रात काम करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सुबह तक प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया। इसके बाद जिम सिर्फ माइक को साथ लेकर न्यूयॉर्क जाना चाहता है, क्योंकि डग का बर्ताव बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। जिम और माइक सीधे एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जाते हैं। रास्ते में जिम ने आखिरकार माना कि उसे एसएस कंपनी से निकाल दिया गया था। वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसने कंपनी को चलाने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया था। इसलिए जिम चाहता था कि माइक अब अपने काम को लेकर और सीरियस हो जाए। वो लोग आखिरकार बेल अटलांटिक नाम की कंपनी में पहुंचते हैं, जो एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है। जब वो प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनका प्रोटोटाइप तो टैक्सी में ही रह गया है। माइक घबरा गया और जिम बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आखिरी मौके पर सब कुछ गड़बड़ हो जाए। जिम ने माइक को प्रेजेंटेशन के दौरान स्केच बनाकर समझाने के लिए कहा, लेकिन माइक ने प्रोटोटाइप को ढूंढने के लिए जाना सही समझा। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स इकट्ठा हो चुके हैं। माइक के ना होने पर जिम को अकेले ही प्रेजेंटेशन देना पड़ा। किस्मत से जिम पहले से ही बिजनेस की दुनिया का अनुभवी था, इसलिए उसने आसानी से सिचुएशन को संभाल लिया। उसने यहाँ उन्हीं बातों को रिपीट किया जो माइक और डग ने उससे पहली बार एसएस कंपनी में मिलने पर प्रोटेक्ट के बारे में कहा था। उसने सेलफोन के अंदर कंप्यूटर शब्द पर जोर दिया, लेकिन कंपनी के बॉस ने जिम की प्रेजेंटेशन का मजाक बनाया, क्योंकि उन्होंने खुद पहले भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बोर्ड मेंबर्स का जवाब सुनकर जिम घबराने लगा, क्योंकि वो खुद प्रोटोटाइप को ठीक से नहीं समझ पाया था। जब जिम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे, अचानक माइक प्रोटोटाइप के साथ वहां आ गया। उसे मीटिंग रूम में घुसने से मना कर दिया गया, लेकिन जब माइक ने कहा कि कंपनी इनोवेशन को काम में लाने का गलत तरीका इस्तेमाल कर रही है, तो उसे आखिरकार अपनी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल गया। बेल अटलांटिक को मनाने के लिए माइक ने एक अच्छा आइडिया दिया। उसने बताया कि कंपनी को एक बहुत बड़ा सर्वर बनाना चाहिए। ये सर्वर सभी मेल और मैसेजेस को एक जगह रखेगा, फिर उन्हें कस्टमर तक पहुंचाएगा। इस तरह सर्वर एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा, न कि सिर्फ नेटवर्क शेयर करने का काम करेगा। फिर माइक ने पॉकेट लिंक प्रोटोटाइप को दिखाया, जिसे सीधे कंपनी के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता था और ईमेल भेजने में कैपेबल था। और ये डिवाइस थोड़ी देर में माइक ने एक कैलकुलेटर से बनाई थी। आखिरकार बोर्ड मेंबर्स रिम कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए और उन्होंने पॉकेट लिंक का नाम बदलकर ब्लैकबेरी कर दिया। इसके बाद साल 2003 में आखिरकार कंपनी अपने ब्लैकबेरी प्रोडक्ट के साथ कामयाब हो गई। जिम अभी भी मार्केटिंग हेड के रूप में लीडरशिप संभाल रहा था। डग चीफ इंजीनियर था और माइक इनोवेटर था। कुछ समय बाद माइक ने एक और शानदार आइडिया दिया, जिसे हम BBM यानी कि ब्लैकबेरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। ये एक खास मैसेजिंग फीचर था जो सिर्फ ब्लैकबेरी यूजर्स के लिए ही काम करता था, और इसी वजह से ब्लैकबेरी पूरे कनाडा में बहुत फेमस हो गया। इसके बाद जिम ने माइक, डग और उनकी टीम को और भी ज्यादा डिवाइस बनाने के लिए कहा। उनका टारगेट 5 लाख यूनिट बनाने का था। अगर मुमकिन हो तो 10 लाख यूनिट जल्द से जल्द तैयार की जाएं, क्योंकि वो ब्लैकबेरी को कनाडा के बाहर बेचना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्लैकबेरी कनाडा के नेटवर्क पर डिपेंड करता था और 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स के लिए उनका सर्वर काफी नहीं था। इस परेशानी को सुलझाने के लिए जिम ने गूगल के एक बड़े इंजीनियर को कांटेक्ट किया। जिम ने उस इंजीनियर को गूगल छोड़कर रिम कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पहले उसने $1 मिलियन का ऑफर किया, लेकिन इंजीनियर ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जिम हार नहीं मानने वाला था। उसने ऑफर बढ़ाकर $10 मिलियन कर दिया। साथ ही जिम ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाए और बताया कि $10 मिलियन शेयर्स के रूप में दिए जाएंगे। ये सुनकर और पेपर्स को देखकर इंजीनियर आखिरकार रिम कंपनी को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गया। अब मार्केटिंग की तरफ ध्यान देने की बारी थी। जिम ने रिम के एक एम्प्लॉय को हाई सोसाइटी का मार्केटिंग हेड बनाया। इस शख्स को अमीर लोगों के क्लबों और ग्रुप्स में स्टाइल और स्टेटस सिंबल के साथ शामिल होना है, ताकि उन्हें ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस किया जा सके। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से अमीर लोगों ने ब्लैकबेरी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और खरीदारी करने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। इस तरह ब्लैकबेरी की इमेज अमीरों का स्टेटस सिंबल बन गई और आज की डेट में एप्पल भी यही करता है। कंपनी जितनी ज्यादा फेमस और सफल होती गई, जिम ने उतने ही नए लोगों को कंपनी में शामिल किया। जिम ने चार्ल्स प्रूडी को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया। चार्ल्स सख्त और बहुत डिसिप्लिन आदमी था। पहले तो माइक हैरान हो गया, क्योंकि जिम ने अचानक डग की जगह किसी और को रख लिया था। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि कंपनी के एम्प्लॉयज सिर्फ गेम खेलने और इधर उधर घूमने में बिजी हैं, तो वो भी मान गया। नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के आने के बाद फैक्ट्री का माहौल काफी अच्छा हो गया। नई लीडरशिप में काम करने से उनमें डिसिप्लिन आ गया था। अब साल 2007 आ चुका था। ब्लैकबेरी ने दुनिया भर में मोबाइल फोन मार्केट की बिक्री के आधे हिस्से पर अपना दबदबा बना लिया था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी लगभग सभी फोन की सेल्स ब्लैकबेरी के ही कब्जे में थी।
उसी साल एप्पल कंपनी ने अपना पहला सेलफोन बाजार में उतारा, जिसे आईफोन कहा जाता था। ये एक टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन था। ये खबर सुनकर रिम के सभी एम्प्लॉयज थोड़ी चिंता में पड़ गए। ब्लैकबेरी को अपने QWERTY कीपैड पर बहुत गर्व था। माइक ने जब आईफोन को देखा तो उसने कहा कि सिर्फ बेवकूफ लोग ही कीबोर्ड वाले सेलफोन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आईफोन के आने के बाद ब्लैकबेरी ने बाजार में अपना दबदबा खोना शुरू कर दिया। इतनी सफलता के बाद जिम धीरे धीरे अपनी कंपनी से दूर होता जा रहा था। वो CEO की जिम्मेदारी को भूलने लगा और कंपनी के डेवलपमेंट पर ध्यान देना उसने थोड़ा कम कर दिया। उसने अपना सारा पैसा स्पोर्ट्स क्लब और शेयर खरीदने में लगा दिया। उसे ये भी नहीं पता चला कि ब्लैकबेरी को एक नया कॉम्पिटिटर मिल गया है और अब वो बाजार में गिरने लगा है। आखिरकार ब्लैकबेरी ने अपना नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा, जिसे ब्लैकबेरी बोल्ड कहा गया। बदकिस्मती से जिम कभी भी ऑफिस में नहीं दिखा, इसलिए माइक और डग को इन्वेस्टर्स के सामने नए प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। माइक ने हाल ही में डिजाइन किए गए कीपैड में ट्रैकपैड फीचर को बड़े गर्व से दिखाया। ये कीपैड दबाने में काफी आरामदायक था, लेकिन बदकिस्मती से इन्वेस्टर्स इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए एक्साइटेड नहीं थे। वो माइक से कुछ आईफोन जैसे इन्वेंशन की उम्मीद कर रहे थे। कंपनी को नुकसान होने लगा तो इन्वेस्टर्स ने भी माइक के प्रोडक्ट की तुलना आईफोन से कर दी। उन्होंने कहा कि कीपैड वाला फोन अब पुराना हो गया है। माइक नई टेक्नोलॉजी को मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि टच स्क्रीन फोन बाजार में नहीं चल पाएंगे। उसका कहना था कि ब्लैकबेरी के बनाए गए QWERTY कीपैड वाले फोन ही दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन है। माइक ने एक नई इनोवेशन का आइडिया दिया। इसे ब्लैकबेरी स्टॉर्म कहा गया। ये एक टच स्क्रीन फोन था जिसमें अभी भी QWERTY कीपैड मौजूद था। उसने ये भी कहा कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की आवाज असली कीपैड जैसी क्लिक करने वाली होनी चाहिए। ये सुनकर टेक्नीशियन परेशान हो गए। उनके मुताबिक ये इनोवेशन समय की बर्बादी था। टच स्क्रीन फोन में फिजिकल कीपैड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दोनों का होना बेकार था। अपने हालातों को देखकर माइक बहुत परेशान और निराश था। चार्ल्स प्रूडी ने आखिरकार नए प्रोडक्ट के बारे में माइक से बात की। माइक का आइडिया सिर्फ काम को और मुश्किल बना रहा था और समय बर्बाद करने वाला था। ना चाहते हुए भी उन्होंने फैसला किया कि ये ब्लैकबेरी स्टॉर्म का मास प्रोडक्शन चाइना में किया जाएगा। चाइना में लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट सस्ता मिलता है और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। अपने हालातों को देखते हुए माइक इस फैसले से सहमत हो गया, लेकिन डग ने इस डिसीजन का विरोध किया। चाइना में बने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर ब्लैकबेरी वहाँ बनता है तो उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। माइक पहले से ही बहुत परेशान था। कंपनी को बचाने के चक्कर में वो गुस्से में आ गया और उसने डग पर बेकार की बातें करने का इल्जाम लगा दिया। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती कमजोर पड़ने लगी और डग लगभग उसकी जिंदगी से गायब ही हो गया। जिम अपनी ट्रिप से वापस ऑफिस आता है। ऑफिस पहुंचते ही एम्प्लॉयज ने उसे ब्लैकबेरी और आईफोन के सेल्स का ग्राफ दिखाया। ग्राफ से साफ पता चल रहा था कि आईफोन की सेल्स अब ब्लैकबेरी को टक्कर दे रही है। बिना किसी झिझक के जिम ने कहा कि माइक इसका हल निकाल लेगा। इसके कुछ समय बाद रिम कंपनी पर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने छापा मार दिया। ऑफिसर्स ने माइक से पूछताछ करनी शुरू की। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन आखिर इसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं। माइक ने जवाब दिया क्योंकि उनकी कंपनी दुनिया का सबसे अच्छा सेलफोन बनाती है। लेकिन ऑफिसर इस जवाब से खुश नहीं थी। उसने माइक को बताया कि जिम ने इंजीनियर्स को इलीगल तरीके से पुरानी तारीखों के स्टॉक ऑप्शन देकर कंपनी में शामिल किया था। साथ ही रिम शेयर्स की कीमत को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। इंजीनियर्स को $10 मिलियन के शेयर दिए गए थे, जबकि असल में शेयर्स की कीमत उससे काफी कम थी। जिम ने जिसको भी काम करने के लिए चुना, वो सभी एम्प्लॉयज फर्जी स्टॉक ऑप्शन का हिस्सा बन गए थे। माइक इस पूरे मामले से अनजान था। ऑफिसर्स ने पूछा कि क्या वो कंपनी का CEO है। माइक ने चालाकी से जवाब दिया कि वो सिर्फ वाइस CEO है और असली CEO तो जिम है। उसने कंपनी की रिपोर्ट्स दिखाई। रिपोर्ट्स पर साइन थे। पहला साइन जिम का था और उसके बाद माइक का। आखिरकार सारी धोखाधड़ी सामने आ गई। माइक ने जिम को पकड़ने के लिए SEC का साथ दिया। उसने जिम को फोन करके कहा कि उसने सारी परेशानियों का सलूशन निकाल लिया है और उसे बात करने के लिए ऑफिस बुलाया। जिम फौरन पहुंचा और माइक ने उसे पकड़वाने के लिए SEC को इन्फॉर्म कर दिया। जिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन सभी स्पोर्ट्स क्लबों से भी निकाल दिया गया जिनके शेयर्स उसने खरीदे थे। इस पूरे मामले में जांच के बाद आखिरकार माइक पर कोई आरोप नहीं लगाए गए। जिम और माइक दोनों कानूनी हर्जाने को भरने को तैयार थे और रिम कंपनी सारे चार्जेस से छूट गई। 2008 में रिम ने आखिरकार ब्लैकबेरी स्टॉर्म को लॉन्च किया, जिसे चाइना में बनाया गया था। ब्लैकबेरी स्टॉर्म का कंसाइनमेंट माइक तक पहुंच गया। उसने कुछ फोन्स को चेक किया। जांच में पता चला कि फोन की क्वालिटी बहुत ही खराब कर दी गई थी। कॉल करते वक्त फोन में अजीब से वाइब्रेशन की आवाज होती थी
और टच स्क्रीन भी अक्सर काम नहीं करती थी। बिल्कुल पुराने चाइनीज फोन की तरह उन्होंने उस ब्लैकबेरी को तैयार किया था। इस खराब प्रोडक्ट की वजह से ब्लैकबेरी स्टॉर्म को मार्केट से वापस लेना पड़ा। इस घटना के चलते बेल अटलांटिक कंपनी के इन्वेस्टर्स ने उन्हें हुए घाटे के लिए रिम पर $50 लाख का मुकदमा दायर किया गया। 2012 में माइक ने आखिरकार रिम कंपनी से इस्तीफा दे दिया। स्टॉक हेराफेरी के आरोप में जिम ने बड़ा हर्जाना भरकर खुद को जेल की कैद से बचा लिया। इसके अलावा उसके सारे मैसेजेस इंक्रिप्शन के रूप में ब्लैकबेरी के सर्वर पर सेव थे। वहीं दूसरी तरफ डग ने माइक से हुए झगड़े के बाद 2007 में ही अपने सभी शेयर्स बेच दिए थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से डग सीक्रेटली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। अपने समय में ब्लैकबेरी दुनिया भर में मोबाइल की सेल्स का 45% हिस्सा अपने नाम कर चुका था, लेकिन कंपनी के ढहने के बाद उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया से नकार दिया गया और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।